हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पंवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 9 पॉलीमर्स में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने 2 हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिरी तक देखें। सो पॉलीमर्स में क्या होता है? द वर्ड पॉलीमर इज कोइन्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिटी। यानी पॉलीमर मतलब ये होता है मैनी सिंगल यूनिट जुड़ के एक पॉलीमर बनाती है। देन इनका जो मोलिकुलर मास होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स को पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हो चुके हैं। पहला है नेचुरल पॉलीमर, जैसे द पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट एनिमल, एग्जाम्पल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर्स। प्लांट और एनिमल में पाए जाने वाले नेचुरल रबर्स, प्लांट एंड एनिमल्स में पाए जाने वाले पॉलीमर्स को नेचुरल पॉलीमर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च दे ही दिया। सेमी सिंथेटिक में सेलुलोज डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट जिसको रायन कहते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट, ये एग्जाम्पल होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के। वहीं सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर आता है, नायलॉन 6, सिंथेटिक रबर्स, बुनाएस, ये एग्जाम्पल होते हैं मैन मेड पॉलीमर्स। एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है इनका। देखिए, पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फोर्स और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इस पे क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो 2 तरह के ब्रॉड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं। पहला एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई सिंगल मोनोमर यूनिट जुड़ती है और पॉलीमर बनाती है। वहीं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल इसमें मोनोमर जोड़ते तो है बट सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, एल्कोहल या एसिड ये बाहर निकल जाते हैं, इनका एलिमिनेशन होता है। यानी जो स्टेप ग्रोथ है वो एक्चुअली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन छोटे बेसिस पे ही होता है हमें। अब बात आ जाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मोलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर एड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर। यानी मोनोमर डिफरेंट या तो सेम मोनोमर जैसे होमोपॉलीमर जिनको कहते हैं, या डिफरेंट मोनोमर्स जिनको कोपॉलीमर कहा था, वो लार्ज स्केल पर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर ले तो सबसे पहला मैकेनिज्म आता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, ए वेराइटी ऑफ एल्कीन्स और डाइन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटर इनिशिएटर लाइक बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। यानी क्या होता है कि जो एल्काइंस या डाइन्स होता है, पहले उनको क्या होता है, पॉलीमराइजेशन से पहले उनमें फ्री रेडिकल बनाना पड़ता है। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं कैटलिस्ट इनिशिएटर, वो है बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी पेरोक्साइड। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं पॉलीमराइजेशन इथीन टू पॉलीथीन। यानी इथीन टू पॉलीथीन को बनाने के लिए क्या होता है, तो इसको क्या होता है कि जो इथीन को होता है, इथीन को पहले हीट किया जाता है और लाइट के लिए एक्सपोज किया जाता है। फिर मिक्सचर ऑफ इथीन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर भी डाला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसमें क्या होता है कि पहले जो फिनाइल फ्री रेडिकल होता है, क्या होता है कि जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसमें ये फिनाइल फ्री रेडिकल रिलीज करता है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है। इसमें क्या होता है कि जो इथीन है, इथीन के साथ बेंजीन रिंग रहती है, तो बेंजीन रिंग इथीन से जो बेंजीन फ्री रेडिकल है वो जुड़ के यहाँ पे फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरोक्साइड हो इथीन डबल बॉन्ड के साथ मिल के और एक नया लार्जर रेडिकल बनाता है। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि इसी सीक्वेंस को रिपीटेशन होता है, यानी जैसे इसमें भी जैसे इथीन से बेंजोल जो भी बेंजीन रिंग है उसका जुड़ना, ये बड़े स्केल पे कैरी आउट होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड होता है।
और इस स्टेप को हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं। देन अल्टीमेटली क्या होता है कि एट सम स्टेज क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, अब उन फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जब फ्री रेडिकल बनना बंद नहीं होते, बट उनके साथ क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। और ऐसी जब ये स्टेज आती है तो उस स्टेज को हम क्या होते हैं कि वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है पॉलीमर का, जिसे हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इसे डायग्राम के थ्रू। जैसे पहले बेंजोल पेरोक्साइड है, बेंजोल पेरोक्साइड से फिनाइल रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल इथीन से रिएक्ट किया तो यहाँ पे बेंजोल पेरोक्साइड और इथीन यहाँ पे एक ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल के बाद चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में जाता यही रिपीट होता गया, यहाँ पे इथीन जुड़ता गया और ये सब रिपीट होता गया होता गया। फिर चेन टर्मिनेटिंग स्टेज पे क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल एक दूसरे से जुड़ गए और पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर गया। अब इसका डायग्राम देख लीजिए एक बार। अब मैंने बोला कि एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन में कभी सिंगल मोनोमेरिक स्टील यानी सिर्फ एक तरह का पॉलीमर, कभी एक तरह का मोनोमर यूज़ हुआ तो वो होम्योपॉलीमर होता है। लाइक पॉलीथीन जो अभी हमने देखा एक तरह का ही मोनोमर होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के भी मोनोमर बन जाते हैं, मोनोमर लग जाते हैं, तो उनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन आप आगे समझेंगे। जैसे स्टायरिन 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन, इनके याद रखिए, इनका जो एग्जाम्पल और यूजेस है उनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये तीन चीज़, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उनके यूसेस, ये याद होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर ले तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन कहते हैं ब्यूटास्टायरिन कोपॉलीमर, जिसको हम ब्यूनाएस कहते हैं। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, स्टायरिन का स्ट्रक्चर और ब्यूनाएस का स्ट्रक्चर। अब बात करें सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स की, तो सबसे पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। लीनियर होते हैं, मैक्सिममली तो लीनियर ही होता है, जो कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। पॉलीथीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है और जब ठंडा किया जाता तो वो हार्ड हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे पॉलीमर्स को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब ही यही होता है कि अपनी ओरिजिनल मतलब चेंज के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन रिगेन कर ले, उसे ही तो हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब दो तरह के पॉलीथीन बनते हैं, पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, इथीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हाई रहता है, कंपेरेटिवली हाई होता है। देन इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डायोक्सियम या तो ऑक्सीजन या पेरोक्साइड इनिशिएटर मिलाया जाता है, जिससे फ्री रेडिकल बनता है। उसके बाद फिर बाकी जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेजेस है, फिर इनिशिएशन स्टेज है, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेज है, फिर टर्मिनेटिंग स्टेज के बाद आखिरी में मेन लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है केमिकल इनर्ट होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बट एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास नहीं करता है। हैंस इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में या स्क्वीज बोतल बनाने में। अब दूसरा आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या होता है, इसमें भी पॉलीथीन का इथीन का पॉलीमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट लाइक ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टाइक्लोराइड, जिसको हम जिगलर नाटा कैटेलिस्ट कहते हैं। इसमें टेम्परेचर भी कुछ मतलब लो ही रहता है, कंपेरेटिवली लो रहता है पिछले वाले लो डेंसिटी के लिए, और प्रेशर तो बहुत ही कम रहता है। प्रेशर उसमें 1000 to 2000 ATM लिया था, इसमें तो 6 to 7 ATM। इसमें क्या होता है, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रेजेंट बनता है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है और उसकी डेंसिटी हाई होती है ड्यू टू क्लोज पैकिंग या क्लोज पैकिंग होती है। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है ये एक इनर्ट होता है, टफ होता है, हार्ड होता है और बकेट्स, डस्टबिन या बोतल या पाइप्स बनाने में यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन की, टेफ्लॉन की बात कर रहे हैं। तो टेफ्लॉन में क्या होता है कि बाय हीटिंग टेट्रा फ्लोरोइथीन विद ए फ्री रेडिकल और परसल्फेट कैटेलिस्ट एट हाई प्रेशर, यानी टेट्रा फ्लोरोइथीन का पहला क्या होता है कि हम एक रेडिकल जनरेटर से हम उसका एडिशन करवा लेते हैं और टेफ्लॉन बन जाता है। और इसका यूज़ होता है नॉन स्टिक सरफेस ऑफ कोटेड यूटेंसिल बनाने में, यानी जो हमारे नॉन स्टिक यूटेंसिल होते हैं उनका जो कोटेड सरफेस होता है उसे बनाने में वो टेफ्लॉन से ही बनता है। अब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की बात कर लें तो पेरोक्साइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ये एक्राइलोनाइट्रेट
पॉलीमराइज हो जाता है और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइट बना देता है। इनके डायग्राम, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं कि क्या ये किसका डायग्राम। अब जैसे यहाँ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स और ओवरलोड। या एक्राइलेन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कहाँ यूज़ होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल यूज़ होता है इन कॉमर्शियल फाइबर्स बनाने में एज ओवरलोड या एक्राइलेन। अब होमोपॉलीमर अब ये क्वेश्चन पूछा, ये होमोपॉलीमर और कोलोमोपॉलीमर है। जो पॉलीथीन की बात कर ली, स्टायरिन तो ये होमोपॉलीमर है। अब यहाँ पे कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। देखिए अभी तक हमने चेन ग्रोथ की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ पे भी रिपीटेटिव कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट का एडिशन होता है, और उसके साथ क्या होता है कि इससे लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल वाटर, एल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड, इनका एलिमिनेशन होता रहता है, यानी एडिशन एलिमिनेशन होता है। देन यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोन प्लस टेरेप्सिलिक एसिड, जिससे टेरिलिन बनता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर नहीं बताया, बट यहाँ वाटर भी निकला है टेरिलिन बनने में, टेरिलिन या डेक्रोन बनने में। तो इथाइलिन ग्लाइकोन का डायग्राम, टेरेप्सिलिक एसिड का डायग्राम, एंड देन डेक्रोन का डायग्राम। अब कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर ले तो सबसे पहला आता है पॉलीमर्स। द पॉलीमर प्रोसेसिंग अमाइड लिंकेज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड आर टर्म्ड एज नायलॉन। यानी इसमें क्या होता है, अमाइड लिंकेज होते हैं। जो भी अमाइड लिंकेज वाले पॉलीमर्स होते हैं उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आता है नायलॉन में नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस यहाँ पे एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन, ये दोनों मिलकर नायलॉन 66 बनाते हैं। प्लस वाटर भी यहाँ से देखिए, वाटर बता दिया गया यहाँ से, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है। तो नायलॉन 66 में क्या होता है कि जो भी इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी क्लोज पैकिंग होती है और इसका एक क्रिस्टलाइन नेचर हो जाता है। हम नायलॉन 66 की बात करते हैं तो ये सीड्स या ब्रिशल्स फॉर ब्रशेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसका यूज़ आपने देख लिया। अब नायलॉन 6 की बात कर ले तो नायलॉन 6 एक्चुअली वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर कैप्रोलेक्टम को हीट किया जाता है, जिसके थ्रू हम नायलॉन 6 को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे कैप्रोलेक्टम यूज़ हो गया, नायलॉन 6 यूज़ हो गया। अब इनका डायग्राम देख लीजिए, नायलॉन 6 का भी हमने डायग्राम देख लिया। अब बात आ जाती है नायलॉन 6 यूज़ का में होता है तो ये टायर कोट्स या फैब्रिक्स या रोप्स बनाने में यूज़ होता है। अब पॉलीस्टर्स की बात कर ले, दिस आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल। यानी ये पॉलीकंडेंसेशन मतलब यहाँ एलिमिनेशन हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डायोल्स के। जैसे डेक्रोन या टेरिलिन बेस्ट एग्जांपल है, जो मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्सिलिक एसिड को 420 से 460 केल्विन पे प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड इसके रिएक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसमें ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर, इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर ऑल्सो ए ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। यानी यहाँ तो ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स में यूज़ होता है, एंड इसके कारण ये एक बार और मतलब जो ग्लास होते हैं उसकी स्ट्रेंथ, ये ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अब वहीं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर या बेकेलाइट एंड उसके रिलेटेड पॉलीमर्स ये कैसे बनता है। देखिए जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होता है वो ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सबसे ज़्यादा सिंथेटिक का भी कोई से सबसे पुराना है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है कि फिनोल विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और बेस, ये सबसे पहले लीनियर प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोवेनिक कहते हैं, जो कि पेंट्स में यूज़ होता है, नोवोलिक। अब नोवोलिक क्या होता है कि जो फिर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, अंडरगोज हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड, जिससे क्या होता है कि क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, जिससे इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास बनता है जो बेकेलाइट बनता है। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, यानी ये एक बार यूज़ हो गया, एक बार ये
मोल्ड एक बार यूज़ होने के बाद ये रिमोल्ड यहाँ रीयूज़ नहीं हो सकता। बेकेलाइट का यूज़ कहाँ होता है? ये थर्मोसेटिंग है। थर्मोप्लास्टिक क्या था? पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग बेकेलाइट। देन बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग कोम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्डेड या इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस है, या हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जो हमारे घर में यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं, तवे का जो हैंडल होता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का नहीं, वो बेकेलाइट का बना रहता है। अब बात आ जाती है मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर की। तो मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर में क्या होता है कि मेलामिन से रिएक्शन होता है फॉर्माल्डिहाइड का, जिससे एक रेसिड इंटरमीडिएट बनता है, एंड देन उसके पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम मेलामिन पॉलीमर बनाते हैं। उसका यूज़ होता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, सबसे इम्पोर्टेंट अनब्रेकेबल क्रॉकरी। इसका यूज़ मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में किसका यूज़ होता है, तो मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। इसके डायग्राम देख लीजिए कि क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कोपोलिमराइजेशन की बात करें। अभी तक हमने होमोपोलिमराइजेशन की बात कर ली, अब हम कोपोलिमराइजेशन की बात करें। कोपोलिमराइजेशन इज ए polymerization reaction in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer। यानी यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ मोनोमरिक स्पीसीज को पोलीमराइज किया जाता है और इसके थ्रू हम कोपोलीमर बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन, ये कोपोलीमर बनाता है ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलीमर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन और यहाँ पे ये स्टायरिन जुड़ के ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलीमर बना रहता है। देन यूज़ कहाँ होता है इसका? ऑटो टायर्स, फ्लोर टायर्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल के इंसुलेंस, यहाँ पे यूज़ होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और इस स्टायरिन का कोपोलीमर में। अब यहाँ पे देखिए बात आती है रबर की। तो नेचुरल रबर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो नेचुरल रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पोसेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। जो ये रबर होता है, रबर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए, और रबर हमें लेटेक्स के थ्रू प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। देन ये एक इलास्टोमेरिक पॉलीमर होता है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर जिनमें क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। अब इलास्टोमेरिक हमने देख लिया, थर्मोसेटिंग बेकेलाइट, थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन, एंड इलास्टोमेरिक कौन आता है? नेचुरल रबर, जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। एंड देन नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है, जिसको हम cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। नेचुरल रबर इसको लीनियर पॉलीमर होता है, cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन में यहाँ पे क्या होता है कि वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है। या वल्कनाइजेशन रबर की बात कर ले तो रबर में क्या होता है कि देखिए नेचुरल रबर एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है लो टेम्परेचर पे आने में, और इसके साथ साथ ये कुछ वाटर अब्जॉर्प्शन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये सब चीज़ें हमारे व्हीकल में कभी यूज़ हुई तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे रबिंग हो गई तो वो सॉफ्ट हो जाएगा या पिघल जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि इन सब चीज़ों को, इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही हम वल्कनाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रो रबर होता है या कच्चा रबर हो, उसको क्या सल्फर के साथ एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर रेंज होती है 370 केल्विन टू 415 केल्विन, इस रेंज पे हम हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रॉसलिंक्स बनते हैं एंड जो रबर होती है स्टिफ हो जाती है। स्टिफ मतलब उसमें अब चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब टायर रबर होता है, टायर रबर में जैसे 5% सल्फर यूज़ होता है क्रॉसलिंक्स बनाने के लिए, ऐसे क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करता है सल्फर यहाँ पर। अब सिंथेटिक रबर की बात कर ले तो सिंथेटिक रबर क्या होता है, या तो होमोपॉलीमर है या कोपोलीमर, जबकि जो सिस रबर, जो मतलब माफ़ कीजिएगा, जो नेचुरल रबर है वो तो एक होमोपॉलीमर ही है। ये कोपोलीमर भी हो सकता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और उसके डेरिवेटिव, या 1,3-ब्यूटाडाइन डायरेटिव और उसके अनसेचुरेटेड मोनोमर के डेरिवेटिव्स। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले नियोप्रीन की बात कर ले तो नियोप्रीन में क्या होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर रेजिस्टेंस होता है वेजिटेबल या मिनरल ऑयल्स के साथ, और ये मैन्युफैक्चर या कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट्स या हॉसेस बनाने में यूज़ होता है। अब बुना एन की बात कर ले तो इसमें भी पेरोक्साइड कैटेलिस्ट, देखिए जहाँ पे पेरोक्साइड कैटेलिस्ट और ये सब आ रहे हैं वो सब फ्री रेडिकल जनरेटर्स का ही काम कर रहे हैं।
तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइल, देखो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइल ये बुना आयन बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं एक्शन ऑफ पेट्रोल, लिब्रिकेटिंग ऑयल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के, और ये ऑयल सील्स या टैंक्स लाइनिंग को बनाने में यूज़ होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात कर लेंगे। देखिए जो पॉलीमर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के रेजिस्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता उनमें। अब इससे क्या होता है कि एक्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कोस हो जाती है, इसलिए हमने जनरल कंसर्न लोगों में आया और उन्होंने यहाँ पे मांग बढ़ने लगी कि हम ऐसे पॉलीमर्स बनाए जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो आगे जाके हमने कुछ जैसे सब इम्पोर्टेंट बायोपॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है उनको बनाया। जैसे पहला है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBV की बात कर ले तो इसमें ये क्या होता है, कोपोलिमराइजेशन होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड में, ये दोनों मिलके PHBV बनाते हैं। और इस PHBV की खासियत ये होती है कि ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन में यूज़ होता है, मतलब ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन को रेजिस्ट नहीं करता। 3 ब्यूटोनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड प्लस 3 पेंटोनिक एसिड के PHBV, इसके डायग्राम भी देख लीजिएगा। अब नायलॉन 6 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक पॉलीमाइड होता है, कोपोलीमर की बात कर ले तो यहाँ पे NH2 या ग्लाइसिन्स की बात कर ले, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोनिक एसिड ये दोनों मिलके नायलॉन 6 को पॉलीमर बनाते हैं। अब पॉलीमर सब कमर्शियल यूज़ की बात कर ले। देखिए सबसे पहला कमर्शियल यूज़ होता है जैसे पॉलीप्रीन है, पॉलीप्रीन का यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स में, टॉयज़ या पाइप्स में। वहीं पॉलीस्टायरीन का काम होता है एज ए इंसुलेटर, रेपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़ में। वहीं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात होती है तो यहाँ पे यूज़ होते हैं वाटर पाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वाटर पाइप्स में, यहाँ हैंड बैग्स बनाने में। वहीं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन की बात कर ले तो इसमें यह क्या होता है, अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने में यूज़ होता है। हमने पहले बार पढ़ लिया है अनब्रेकेबल क्रोकरी या कप्स या लेमिनेटेड सीड्स बनाने में यूज़ होता है। अब वहीं ग्लिप्टल की बात कर लेते तो ग्लिप्टल में क्या होता है, ग्लिप्टल में यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का और टेरेप्थेलिक एसिड का, जिससे क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स या लिकर्स का यूज़ होता है इसमें। वहाँ बेकेलेट यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।